आगे घर जाते हैं और बाहर से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पर ये अपनी रोजगार के लिए आ रहे हैं। मैं सर एक बात पूछना चाहूँगा, क्या केजरीवाल सरकार 5 साल जीती थी, अगर उनको बोला जाए एलजी साहब, अगर अभी नहीं वो कह रहे हैं एलजी साहब, अगर उनको बोलते केजरीवाल सरकार, हेलो आप सब बैठिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तालियों से स्वागत कीजिएगा। जैसे ये आप आंदोलन चला रहे ना, केजरीवाल या बाहर रहेंगे, ऐसे ही आंदोलन चलाए तेजी से चलाएंगे ना, जनता से बड़ा। हेलो, अभी आपके बीच में अभिषेक दत्त जी आ चुके हैं। अभी वो आपको लाइट बना रहेगी। हेलो, अभी भाई बैठ जाइएगा। आप लोग जो बीच में खड़े कृपया बैठ जाइएगा। आप कर सकते हैं बात यह अभिषेक दत्त जी कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने एफसीडी का और यही हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। हम सदन के अंदर जाते थे। माता की यहाँ पे उपस्थित हमारे दिल्ली सिविल डिफेंस के सभी हमारे भाई, हमारी सम्मानित बहनें, हम उम्र साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले मैं यहाँ कोई कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के तहत नहीं आया, ना दिल्ली में पूर्व निगम पार्षद और विपक्ष के नेता के दल से आया। 6 दिन पहले मेरी मुलाकात आपके कुछ साथियों से हुई थी। उसमें से कुछ बहनें जहां से मेरे को सेवा करने का मौका मिला वहां रहती हैं, और उनको मैंने पिछले 15 साल जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब से देखा है, तो मेरा उनसे एक पारिवारिक रिलेशन है। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से सिविल डिफेंस की परेशानी चल रही है, और रेगुलर अखबारों में मैं आपके बारे में जिस तरीके से मीडिया का भी इसके आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार आपकी वो सब एक लिमिटेड रोल प्ले कर सकते हैं। वो केवल और केवल अपना दर्द आप तक व्यतीत कर सकते हैं, परंतु जो मेन रोल है आपकी मदद करने का, वो सरकार का और सरकार के चुने हुए नुमाइंदों का होता है, जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आप सब जानते हैं, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या आप किसी गांव से आते हो कि वहां की पंचायत हो, वही लोग नियम बनाते हैं, वो नियम पारित होते हैं। जब मैंने आपके कागज देखे 6 दिन पहले, उसके बाद मैंने कुछ वकीलों से बात करी, कुछ एमसीडी के रिटायर्ड कर्मचारियों से बात करी, और फिर से आपके साथियों के साथ मीटिंग करी। किसी भी लोगों को लेकर जो 18 से ज्यादा होते हैं, उनको पीएफ और ईएसआई देने की जिम्मेदारी सरकार की और कंपनी की होती है। एमसीडी के अंदर 2018 में मुझे पता चला, हमारे कई डीवीसी के वर्कर्स भाई थे, हमारे एमसीडी के माली काम करते थे, हमारे कई और लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, जिनकी तनख्वाह 12 से 15 हजार के बीच में थी। कोई भी व्यक्ति जो 15-20 हजार रुपए कमाता है, वो अपनी सेविंग नहीं कर पाता, पैसे नहीं बचा पाता। तो मैंने उस समय एक प्रस्ताव एमसीडी में रखा था 2018 में, कि जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं एमसीडी में, उन सबको पीएफ देना एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है। अगर कमिश्नर साहब या उस समय के सरकारी मेयर अगर वो लोग इनको पीएफ नहीं देते, तो मैं खुद उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट लॉन्च करूंगा, और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अपने कर्मचारियों को पीएफ ना देना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तुरंत हमारी बात का संज्ञान लिया गया, और 2018 से, इससे पहले से भी, जब से ये लोग एमसीडी में काम कर रहे हैं, तुरंत सबको पीएफ और ईएसआई दिया गया। मुझे ये जानकारी मिली है, जो हमारे 10,742 लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो एमसीडी में काम कर रहे थे, जो दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे, उनमें से किसी को भी आज तक पीएफ या ईएसआई नहीं मिला है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि चिट्ठी का जो कांग्रेस की जितनी भी भ्रष्टाचार है, उसकी तैयारी मैं करूंगा। आदित्य भाई, हम सब सरकार को लिखेंगे कि जिस भी
आपसे इस मंच में वादा करते जा रहा हूं कि भले मुझे कोर्ट जाके कि क्या एफआईआर रजिस्टर करानी पड़े, मैं 100% कराऊंगा। ये आपका हक है। यहाँ पे बोलकर जाके फोटो खिंचा के जाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। वो मेरा उद्देश्य होता तो मुझे एक हफ्ते पहले से फोन आ रहे थे, भाई साहब आ जाओ, बहुत बच्चे बैठे, इनसे मिल लो। मैं कहा भाई मैंने भी दुख देखा है, मैंने हमेशा कर्मचारी साथियों की लड़ाई रखी है कि 1952 के पीएफ एक्ट के तहत हमारे 10,742 भाई बहनों को पीएफ ये सरकार से एक लेटर का फॉर्मेट बनाएंगे। और मैं ये आशा करता हूं आदित्य भाई कि एक एक व्यक्ति, एक एक भाई बहन इंडिविजुअल लेटर लिखकर उसको सबमिट करे कि जिस कार्यकाल में आपने काम करा है उसके पीएफ का भुगतान ये सरकार दे। अगर ये सरकार नहीं देती तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है इनके खिलाफ मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आपके बिहाफ में मैं करूंगा। दूसरी चीज, जब मेरी कई वकीलों से बात हुई, कई साथियों से बात हुई, तो उन्होंने दो चीजें मुझे बताई कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। मैं खड़े होकर आराम से केजरीवाल जी के बारे में या एलजी के बारे में 10 चीजें कह सकता हूं। मेरा पॉलिटिकल स्वार्थ तो पूरा हो जाएगा, बट आपकी परेशानी का स्वार्थ पूरा नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं। पूरे कोविड में अगर किसी ने निस्वार्थ काम करा है तो आपके सिविल डिफेंस के लोग हैं। पूरे कोविड में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैं बीच में बैठा काम कर रहा था। मैं इसलिए काम कर रहा था, मैंने चुनाव लड़ना था। मैं इसलिए काम नहीं कर रहा था कि मेरी क्या जरूरत क्या थी कि मेरे साथी परेशान थे। तो हमारा एक अपना पर्सनल एजेंडा था। मैं टीका लगवाने गया, वहां सिविल डिफेंस। माइग्रेंट जो जितने भी दिल्ली के लोग ट्रेनों से जा रहे थे वहां गया, वहां सिविल डिफेंस। अस्पतालों में जब कोविड से लोगों की मौत हो रही थी, कौन काम कर रहा था? सिविल डिफेंस। राशन कौन बांट रहा था? सिविल डिफेंस। कहीं पर भी आप जाओगे, एक टीम जो लगातार शमशान घाट में, सही कह रहे हो भाई, जहां परिवार के लोग अपने खुद भाई बहनों को, परिजनों को बाहर छोड़ के चले गए, उनकी आखिरी राइट्स कौन पूरा कर रहा था? सिविल डिफेंस। पहले हाथ जोड़ के नमन कि जो काम आपने करा यह सच्ची देशभक्ति है। यहां खड़े होकर भाषण देना देशभक्ति नहीं है, परंतु कोविड काल में जो आपने काम करा वो काम सच्ची देशभक्ति है। कोई भी व्यक्ति 15-20 हजार रुपए के पीछे अपनी जान को जोखिम नहीं देता। फेसबुक में सब कुछ दिखता है। आधे विधायकों ने और मंत्रियों ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिए थे कि डॉक्टर ने मिलने से मना करा है, कोविड चल रहा है। आप लोगों ने किसी ने ये नहीं कहा। कभी आपकी इज्जत सबसे ज्यादा है भाई। ऑक्सीजन के सिलेंडर, गाड़ियां, अस्पताल, जो भी बोलो, एक आपकी खाकी वर्दी दिखती थी और एक दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी दिखती थी। बाकी नेता तो सारे गायब थे। जब बम फट गया उसके बाद नेता आगे दिखाई दे गए। तो असली काम आप लोगों ने करा। लाजपत नगर में हजारों की तादाद में ट्रेन की उम्मीद से लोग आके खड़े होते थे। लोग कहते थे पीछे हट के बात कर। आप लोग उनको सम्मान से पानी भी देते थे, खाना भी खिलाते थे। जो लोग रह जाते थे उनको स्कूल तक छुड़वा के आते थे कि रात को सो के अगले दिन इनके गांव इनके घर इनको भेज देंगे। तो इसलिए आपके लिए मेरे मन से बहुत ज्यादा इज्जत है कि आप लोगों ने जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा करी। अब आता है विषय कि हम आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने भी आदित्य भाई से बात करी और एक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर 70 विधायक हैं, दिल्ली के अंदर 250 निगम पार्षद हैं, दिल्ली के अंदर 7 सांसद हैं और दिल्ली के अंदर 3 राज्यसभा के सांसद हैं। ये सारे दिल्ली के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से भी है, आम आदमी पार्टी से भी है और हमारे कांग्रेस से भी कुछ निगम पार्षद हैं। मैं अपने पार्टी की जिम्मेदारी लेता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिस भी इलाके से आते हो, भले ही आप हमारे कस्तूरबा नगर से आते हो, डिफेंस कॉलोनी से आते हो, आप जमुना पार से आते हो, आप साकेत से आते हो, आप कहीं से भी आते हो, हमारे विधायक और हमारे निगम पार्षद एक प्रस्ताव विधानसभा में और नगर निगम में लेकर आए। सिंपल प्रस्ताव। उस प्रस्ताव के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं विपक्ष का नेता था, हमारे लगभग 4 या 5 पार्षद थे। हम ऐसा सुझाव लेकर आते थे कि जो दूसरे लोग थे खुद ही यहां बढ़ते थे।
पहले दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी शब्द इस्तेमाल किया जाता था। मैंने प्रस्ताव डाला कि इनको हमको सफाई सैनिक का दर्जा देना चाहिए। आज जो नई पीढ़ी आ रही है, जब वो बाहर जाते हैं तो कहते हैं मेरा पिताजी सफाई सैनिक है, वो समाज की सेवा करता है। अकेले विपक्ष में रहने के बावजूद भी हमारे इस प्रस्ताव को पास करा गया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। हमारे यहां जितने भी निगम पार्षद और विधायक आपके इलाके में रहते हैं, एक सिंपल सा प्रस्ताव हम उनको बना के दें कि आप दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली में बैठे 10,742 लोगों की हक की आवाज को उठाएं। आप एक प्रस्ताव लेके आए कि जिस तरीके से ये 10,742 लोग काम कर रहे थे, इस प्रस्ताव के माध्यम से सभी की स्वीकृति के साथ इनके काम को वापस लगाया जाए। अगर कोई भी विधायक पार्षद वाकई में आपकी मदद करना चाहता है तो इस प्रस्ताव को वो विधानसभा में और नगर निगम में लेके आएगा। जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा, अब दिल्ली के अंदर भले लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, कोई भी प्रस्ताव जब टेबल पर आता है तो उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग का मतलब कौन कौन इस प्रस्ताव के फेवर में है, कौन कौन इस प्रस्ताव के फेवर में नहीं है। अगर ये लोग वाकई में आपकी मदद करना चाहते हैं, ये लोग वाकई में चाहते हैं कि आप लोग फिर से अपने काम पर आए, तो सामने पता चल जाएगा कौन कौन सा विधायक और पार्षद और सांसद इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार में या नगर निगम में डालेगा, पता चल जाएगा। नहीं डालेगा तो भी पता चल जाएगा। और इसके लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती। कोई भी विधायक अपने प्रस्ताव को, इसे कहते हैं प्राइवेट बिल, प्राइवेट रेजोल्यूशन, कोई भी विधायक, कोई भी निगम पार्षद एक प्राइवेट बिल लेकर आ सकता है। उस बिल के माध्यम से वो ये कहेगा कि जो हमारे यहाँ पे दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग काम कर रहे थे, उनको तत्कालीन वापस लिया जाए जिस तरीके से वो पहले काम कर रहे थे। अगर सारे के सारे विधायक वाकई में आपकी मदद करना चाहते हैं या ये चुने हुए निगम पार्षद आपकी मदद करना चाहते हैं, तो ये प्राइवेट बिल पास होता है। जब ये प्राइवेट बिल पास होता है तो वापस सरकार के पास जाता है और सरकार के कर्मचारी इसको पास करके इसको नियम बनाते हैं। ऐसे ही नियम देश में बनाए जाते हैं। ये नियम केवल दिल्ली में या किसी और जगह नहीं बनाए जाते, किसी भी प्रदेश में या पार्लियामेंट में भी इन नियमों का बनाने का यही तरीका है। कई लोग यहाँ पे आए, कई लोग बात करके गए, परंतु उसके बाद क्या हुआ? फिर एक नया नेता, नई बातें, फिर एक नया व्यक्ति, नई बातें। आप सब लोग यहाँ बैठे, मैं दावे से कह रहा हूं, कहना आसान है, किसी को 5 मिनट बिठा दो, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पहली लड़ाई पीएफ की लड़ाई। मैं अगर आदित्य भाई से बात करके, बाकी साथियों से बात करके एक फॉर्मेट आपको दे दूंगा कि जितने साल आपने काम करा है उस पीएफ का भुगतान सरकार को सूद समेत आपको करना पड़ेगा। और मैं कोई गलत बात में नहीं कर रहा, और मैं गलत बात करता भी नहीं। कोई ऐसी बात करूं जिससे मेरी आवाज या मेरी आंखें नीचे, वो काम मैं नहीं करता। सच बोलो, स्पष्ट बोलो, साफ बोलो। पहला आपका पीएफ और ईएसआई, और दूसरा आप पूरी दिल्ली से 10,000 लोग काम करते हैं। जो भी आपके इलाके में विधायक या सांसद है या पार्षद है, एक लेटर मैं आपकी टीम के साथ बनाऊंगा, इनके साथ मिलकर। वो लेटर नहीं, एक प्राइवेट रेजोल्यूशन, प्राइवेट प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव में बहुत सिंपल है कि इन लोगों को तत्कालीन इन कामों में लिया जाए। जब ये प्रस्ताव आएगा हाउस में, आप सबके सामने आएगा, पास होगा आपके सामने होगा, मना होगा आपके सामने होगा। अब प्रॉब्लम यह आती है कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं आपके साथ हूं, तो वो व्यक्ति एक चिट्ठी भी लिखता है केंद्र दिल्ली के एलजी को। 31 अक्टूबर को चिट्ठी लिखता है कि इन लोगों को हटा दो, और 1 नवंबर को एक चिट्ठी आती है कि 187 लोगों को वापस ले लो। ये कहां का नियम हुआ? एक तरीके से आप कहते हो कि इनकी जो पोस्ट है वो वैलिड नहीं है, और अगले दिन एक और लेटर निकालते हो कि हमको 187 लोग इनमें से लेने। कई लोग 20-20 साल, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। कोई प्राइवेट कंपनी में व्यक्ति काम कर रहा हो तो कंपनी वाला उसको नहीं निकाल पाता। मैं प्राइवेट कंपनी चलाता हूं, मुझे पता है पीएफ की कितनी पावर है, परंतु सरकार को चला रही है। जो व्यक्ति 20 साल से काम कर रहा है, जो व्यक्ति 5 साल से काम कर रहा है, किसी की शादी होगी, उसके बच्चे, घर में लोग है, परिवार है, इन कभी भी अच्छा हटा देंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिद्धांतों पे इन बातों को लाना चाहिए। सबसे पहले इनकी मंशा क्या है उसको जानना चाहिए, और मंशा को जानने के बाद अगला कदम उठाना चाहिए। अगर ये लोग
मैं तो चाहूंगा केजरीवाल जी बात बात में स्पेशल सेशन बुला लेते, एक्साइज चेकिंग की बात हो स्पेशल सेशन बुला लेते, उनको कोई व्यक्ति कुछ कहते हैं स्पेशल सेशन बुला लेते। तो आपके लिए स्पेशल सेशन बुलाए ना, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली सिविल डिफेंस के 10,742 लोगों को वापस नौकरी में रखने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। उनको बोले ना बुलाए। अगर वो वाकई में आपके साथ है तो दिल्ली सरकार एक प्रस्ताव एलजी को भेजे कि इन सब लोगों को वापस ड्यूटी पे लिया जाए, पता चल जाएगा। कथनीय करनी में काम करने से फर्क पड़ता है। मेरे लिए कहना बहुत आसान है, करना हमेशा मुश्किल होता है। जो व्यक्ति करने वाला है वो करे। आज हम सत्ता में नहीं है, मैं केवल एक चीज कह सकता हूं, दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव लिखवाने की जिम्मेदारी मेरी। दिल्ली के अंदर 432 दिल्ली एमसीडी में काम करते थे। मेरी बहन भी बैठी है, मुझे सेंट्रल जोन में मीटिंग दे दी। हाँ वो बैठी वहां पे। एक बार हमारे अधिकारी ने मेरी बहन से गलत बात करती थी, याद है? हमारा बड़ा अधिकारी था, डेपुटेशन पे आया था, बहन काम कर रही थी, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी। उनके रात को रोते मुझे फोन आया, भाई बहुत गलत बात कर रहे हैं, बहन आराम कर। अगले दिन उस अधिकारी को कमरे में जो पिक्चर में प्यार से दिखाते हैं ना, फिर बुला के उसने माफी मांगी। इसलिए कि जो व्यक्ति सुबह उठकर घर पे काम करने जाते हैं ना, घर से निकलकर, वो केवल एक चीज आता है, सम्मान होता है, प्यार होता है। अगर आप सम्मान भी नहीं दे सकते तो आप उसके लायक नहीं है। तो रेलवे का अधिकारी था, डेपुटेशन पे आया था, मैं तेरी फटाक से टिकट काट के वापस भेज देंगे, उसने अगली बार ये हरकत कर दी, तब से वो ठीक है इनके साथ। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम आपकी आवाज को उठाएं। नेता की जिम्मेदारी केवल बिल्डिंग की तरफ लेंटर देखने की नहीं होती जो हाल ही में हो रखी। हमारी जिम्मेदारी बनती है जो लोग परेशान है उसकी आवाज को उठाएं, और वो उठाने में लोग भूल गए। तो तीन चीजें भाई साहब, जो हमारे निगम पार्षद है, विधायक है, वो प्रस्ताव लेकर है, मैंने प्राइवेट रूप से वापस प्राइवेट रूप में निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उनको फॉर्मेट बना के दे दूंगा। सिमिलरली जो पीएफ है उसकी जमानत आप लोग करो। अगर अगले 15 से 20 दिन में ये स्पेशल सेल को नहीं बुलाते, स्पेशल सेशन नहीं बुलाते या प्रस्ताव को नहीं बनाते, तो आप सबके साथ बैठकर जो भी आप हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे, तन से, मन से, धन से, मैं आपके साथ हूं, आपके हरे जाएंगे आपके साथ। और केवल एक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के नाते में नहीं आया, जो सेवा आप लोगों ने कोविड में करी है उस सेवा को देख के मैं आपके बीच में आया। आगे भी आप लोग तगड़े होकर अपनी आवाज को उठाए, और जो भी हमसे बल पड़ेगा हम उससे ज्यादा करेंगे। जरूरत पड़ी तो जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता हैं, भले हमारे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, उनके थ्रू भी आपकी बात उठाने की बात मैं अपने उन नेताओं के सामने रखूंगा। मैं आपको वादा देके जा रहा हूं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग मेहनत करो, वाकई में दिल से भी कई तरीके से हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी जानकारी मिली, मैं माफी चाहूंगा, मुझे पहले पता नहीं था। मैं चाहूंगा अगर आप सब लोग 1 मिनट का मौन हमारे 5-6 शहीद जो मार्शल हुए उनके नाम पे रखे, 1 मिनट का मौन उनके नाम पे जरूर। आप ज्यादा खड़े रहे, खड़े